व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, यस, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हो, आप एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हो, आप कंपटीशन के प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हो, और आप बात कर सकते हो अपने डेली लाइफ से जुड़े किस्सों से, डेली लाइफ से जुड़ी कहानियों से। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्लास, जब आप +2 के प्रोस्पेक्ट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते टाइम आपको बहुत सारी डिफिकल्टी इस चैप्टर में आएंगी, क्योंकि चैप्टर नया नया है, काफी चीजें आपको नई नई यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग करने से पहले चैप्टर को एक बार आपको डिस्कस करा देता हूँ, या फिर बता देता हूँ हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले क्विक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ करंट को हम लोग स्टडी करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है, उसकी मीन वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। फाइनली फिर हम लोग देखेंगे फेजर्स और फेजर्स डायग्राम्स क्या होते हैं। फिर एसी सर्किट, जिसमें केवल रजिस्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है और इंडक्टर लगा होता है। फिर हम सबको कंबाइन कर देंगे एलआरसी या फिर एलसीआर सर्किट जिसको बोलते हो, ठीक है, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, एलसीआर सर्किट को। फिर हम पावर को डिस्कस करेंगे। यस क्लास, किसको डिस्कस करेंगे? पावर को। एसी सर्किट में पावर क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, एंड वाटलेस करंट क्या होता है। फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर। जहां मैक्सिमम ये आपका जो वीडियो है, ये आपका करीब करीब 1.25 घंटे तक जाएगा। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, पहले भी नहीं पढ़ सकता है। तो आप लोग 1.25 घंटे तक मेरे साथ बने रहे। आई एम डैम श्योर ये 1.25 घंटे के बाद आपको ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर, आपकी खोपड़ी से चोपड़ी तक बिल्कुल आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। और सबसे पहले क्लास आपके दिमाग में आती है, जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में, कि आपका करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, करंट का मतलब होता है जस्ट फ्लो ऑफ द चार्ज, आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चार्ज जब फ्लो करता है, उसकी रेट को आप लोग क्या बोलते हो, करंट बोलते हो। यही ना पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपके पास दो चीजें हैं। आप जब करंट आपके पास फ्लो करता है, तो करंट दो चीजों में फ्लो करता है। करंट किसी भी लिक्विड में भी फ्लो कर सकता है, और करंट आपका सॉलिड में भी फ्लो कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो आप देखोगे सॉलिड के केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, क्लियर है, और लिक्विड्स के केस में आपके आयंस फ्लो करते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज देखोगे, दोनों चीजें ही क्या है, आपकी चार्ज है। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी बच्चा आपका चार्ज फ्लो करता है ना, उसकी रेट को क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? यही आप लोग 10th में पढ़ते आए हो। यानी कि आप लोग क्या कहते हो, करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस अल्फा लेटर का यूज करते हैं, आई का। क्लियर है? आई मींस करंट, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू द dq by dt। यही हम लोगों ने डेफिनेशन में कहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, करंट कह रहे हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है, ठीक है। नया क्या है, नया है टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ करंट समझाऊंगा पहले, उसके बाद हम लोग डायरेक्शन के ऊपर आएंगे। या पहले कर लेते हैं डायरेक्शन। देखो, करंट है, करंट आप देखोगे कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि करंट के पास दो डायरेक्शन होती है। एक को आप लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हो, एक आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बोलते हो। अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। और अगर आप सॉलिड का केस लेते हो क्लास, तो सॉलिड के केस में कौन फ्लो करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो किसकी तरफ जाना चाहेंगे, ये पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तो बात हुई डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो एक डायरेक्शन करंट के केस में बन सकती है। दूसरी डायरेक्शन जो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, क्लास कहां पे लेते हैं हम लोग, नेगेटिव टर्मिनल पे। वो किस प्रोस्पेक्ट से लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपकी बैटरी का, और क्लास ये कैसा टर्मिनल है आपका, नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आपका पॉजिटिव टर्मिनल क्लास हमेशा आपके हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव टर्मिनल क्लास आपके लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। मींस यहाँ पे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल है, और हमेशा कोई भी चीज का मूवमेंट कहां से होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब करंट की दो डायरेक्शन होगी। आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो, और कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम लोग देते हैं पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से आप लोगों ने देखा कि करंट के पास दोनों चीजें बच्चों, क्या क्या इसके पास, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। आफ्टर दिस ये होना चाहिए आपका क्या, कौन सा क्वांटिटी, अगर आप तरीके से बात करो तो ये होना चाहिए आपका वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन क्लास है क्या, ये आपका स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो ये स्केलर क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी आप 9th में आप लोगों ने पढ़ा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन नहीं, इसके साथ एक थर्ड कंडीशन और
होती है बच्चों कि वो फॉलो करना चाहिए आपका क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। जैसे आप लोग पैरेललोग्राम लॉ कह सकते हो, आप ट्रायंगुलर लॉ कह सकते हो। ठीक है, और आप लोग आगे पॉलीगन लॉ भी होता है। ठीक है कि नहीं, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। अगर इनको फॉलो करता है ना और उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तभी वो वेक्टर के केस में जाएगा। लेकिन करंट के केस में बच्चों क्या है, करंट के केस में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन उसको ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होता। इसलिए उसके लिए एक नए लॉ का इंट्रोड्यूस किया गया, एक नए लॉ का इजाद किया गया, जो क्रिचॉफ ने किए थे, जो हम लोगों ने पढ़े थे, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ और क्रिचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है कि नहीं, ये दो लॉ थे। ठीक है, लूप लॉ एंड जंक्शन लॉ या फिर आप रूल कह सकते हो, सारी चीज आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, तो एक बेसिक कारण आपको पता होना चाहिए कि करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये क्यों आपका एक स्केलर क्वांटिटी के केस में लाई करता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन आपका करंट होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जर्नल इसका फॉर्मूला dq/dt होता है। ठीक है, एम मीटर से इसको मेजर करते हैं, इसकी डायरेक्शन की बात होगी। अब क्लास मुद्दे की बात ये है कि करंट आपके कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट्स आपके दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है आपका डीसी डायरेक्ट करंट, एक होता है आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पहले आपका डीसी का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, और ये किसने किया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, किया था आपका थॉमस अल्वा एडिशन ने। यस क्लास, किसने किया था, आपका थॉमस अल्वा एडिशन ने। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों याद है, याद करना आपको। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कवरी निकोला टेस्ला ने की थी। यस क्लास, किसने की थी, आपकी निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, ये डिस्कवरी ना होती ना तो आज की जो लाइफ है वो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी लग्जरियस नहीं हो पाते। ठीक है कि नहीं, वही पुरानी चीज है, विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट द लाइट नथिंग इज कैन बी इमेजिन्ड टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो पहले आपका डायरेक्ट करंट आया था, क्लास किसने डिस्कवरी की थी, उसकी थॉमस अल्वा एडिशन ने। आफ्टर दैट आपका क्या आया था, निकोला टेस्ला ने किसको डिस्कवर किया था, अल्टरनेटिंग करंट को। अब आपके दिमाग में तो ये बात आ ही रही होगी कि सर अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डीसी डायरेक्ट करंट और क्लास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि दो तरीके के करंट हो गए, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अब आपको यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये आपकी टाइम एक्सिस है, क्लियर है, और यहाँ पे ऊपर आपकी करंट एक्सिस है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल रहा है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, इस तरीके का, क्लियर है, स्टडी है। मतलब आप लोग देखोगे इस केस में इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे आप लोग बोलोगे थोड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज में, इसकी पोलैरिटी भी बच्चों सेम है और प्लस में इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है आपका, सेम है, मतलब सेम ही पोलैरिटी सेम ही मैग्नीट्यूड। तो इस केस में इस तरीके के करंट को क्लास क्या बोला जाता है, आपका डायरेक्ट करंट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये टाइम एक्सिस हो गया, ये करंट एक्सिस हो गया, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर है कि नहीं, यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें, इसकी मैग्नीट्यूड भी और इसकी पोलैरिटी भी, यस क्लास, दोनों चीजें क्या हो रही है आपकी, वो चेंज हो रही है क्लास, यानी कि वो पीरियोडिकली क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। तो इस करंट को क्या बोलते हैं आप लोग, अल्टरनेटिंग करंट, क्लियर है। जो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा बच्चों, I इज इक्वल टू द dq/dt डिफरेंशियल फॉर्म में, ये आपका इक्वेशन ऑफ करंट है। लेकिन जब आपका करंट कांस्टेंट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी ना बदले और डायरेक्शन भी ना बदले, तब ये इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। यानी कि ये कब अप्लाई करोगे क्लास, ये आप तब अप्लाई करोगे जब आपको क्या दिया गया होगा, आपको अल्टरनेटिंग करंट, सॉरी डायरेक्ट करंट दिया गया होगा। अल्टरनेटिंग करंट पे हर एक इंस्टेंट पे, एक टाइम पे आपकी वैल्यू बदल रही है, यस क्लास, क्या हो रही है, बदल रही है, और हर एक इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। इट मींस हमें कुछ ऐसी इक्वेशन देनी होगी अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो कंप्लीट को तो करंट को डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे ये कंप्लीट करंट को डिफाइन कर देता है डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट के केस में। अल्टरनेटिंग करंट में हम किसी इंस्टेंट की इक्वेशन देते हैं, यानी कि इंस्टेंट पे आप लोगों को अगर करंट की वैल्यू निकालनी है तो वहां पे हम लोग इक्वेशन देते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो क्लास, तो मेक श्योर करके आपको ध्यान में रखना है, जब आप अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाया हुआ है, ये वापिस से वही ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट का, जिसमें हम लोगों ने एक टाइम एक्सिस को लिया बच्चों, एक में हमने करंट एक्सिस को लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है, यू कैन सी हियर, ये आपके अल्टरनेटिंग करंट का क्या है, ग्राफ है, क्लियर है कि नहीं। अब आपको ध्यान में रखना है, ये अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ में जो हम I की वैल्यू देते हैं, I का मतलब होता है करंट, तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी।
अब ये साइन क्यों लिया, क्योंकि जब आप लोग देखोगे इसका जो ग्राफ है वो साइन की तरह, साइन फंक्शन की तरह ही है, ये साइन वेव बोलते हो यस क्लास, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, साइन वेव। क्लियर है, तो इसलिए इसको, इसमें कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है, इसमें इन्वॉल्व हुआ आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर आप ईएमएफ की वैल्यू देना चाहते हो यहाँ पे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, तो आप लोग इस तरीके से इसकी इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अल्टरनेटिंग करंट जब भी आएगा क्लास, आपको I इज इक्वल टू द डी क्यू बाई डी टी नहीं लगाना है, I इज इक्वल टू द डी क्यू बाई डी टी। ये सब पुराने तरीके ये डीसी के केस में काम आते हैं। और V इक्वल टू आई आर, जिसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, E इक्वल टू आई आर, ये भी आपका नहीं लगेगा क्लास। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे E की वैल्यू बदल के क्या हो जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, किस केस में, अल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन डायरेक्ट करंट में आप लोग इसको क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है, हाँ करंट है, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, दोनों को मेजर करने के लिए बच्चों आप लोग एम मीटर का ही यूज करोगे, एक डिवाइस जो इसको मेजर किया जाता है। इसकी यूनिट क्लास एम्पियर ही रहेगी, यस क्लास, इसकी यूनिट क्या रहेगी आपकी, एम्पियर रहेगी। दोनों बातें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर हो गया सब, सर समझ में आ गया अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो मुद्दे की बात मैं आपको करता हूं। अब आपके जो चैप्टर का नाम है वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, राइट, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो चेंज करता है अपने मैग्नीट्यूड को और अपनी पोलैरिटी को, कैसे, पीरियोडिकली, यस क्लास, कैसे चेंज करता है, पीरियोडिकली, यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, पोलैरिटी को, दोनों को चेंज करता है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग क्लास, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो। ये कुछ ग्राफ है, जैसे साइन वेव का ग्राफ है, ये कॉम्प्लेक्स वेव का ग्राफ है, ट्राइंगुलर वेव का ग्राफ है, ये स्क्वायर वेव का ग्राफ है। लेकिन आप लोग देखोगे हर एक तरीके से आप लोग करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, यानी कि ये चारों के चारों ग्राफ आप लोग यूज कर सकते हो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो अब आपको ध्यान से देखना टाइम पीरियड क्या होता है और पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है। यानी कि अभी तक आप लोगों ने डायरेक्ट करंट के केस में क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू द डी क्यू बाई डी टी, ये तो पढ़ा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के केस में आपका इक्वेशन ही बदल गया बच्चों। आपने देखा होगा इक्वेशन क्या आया, I इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये क्या बला है, ये चीज समझो आप लोग। ठीक है कि नहीं, जब आप लोग कोई भी इक्वेशन देते हो, चाहे ईएमएफ की दे दो चाहे आप लोग करंट की दे दो, ठीक है, I इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, अब ये क्या चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझा देता हूं मैं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूं, आपकी वेव का ये टाइम एक्सिस है, ये आपका करंट एक्सिस है। ठीक है कि नहीं है, और यहाँ पे हाई से आपका वेव। क्लियर है, ठीक है, आपकी वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है। अच्छा, आप लोग थोड़ा ध्यान में रख रहे हैं, दोनों हाइट सेम होनी चाहिए। क्लियर है, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बन रहा है। ठीक है, इसको आप लोग आई नॉट बोलते हो। आई नॉट का मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि आई नॉट का मतलब क्या है, आप लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कह सकते हो कि नहीं कह सकते, यस सर कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, और आप इसको पीक वैल्यू भी कह सकते हो बच्चों, क्या कह सकते हो, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है कि नहीं है, यानी कि बन गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू। अच्छा, ये आपके ऊपर भी हो सकती है, किसी भी साइड हो सकती है, नेगेटिव साइड में भी हो सकती है और पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है। तो ये वाली भी क्या होगी, आपकी आई नॉट रहेगी। यानी कि जो आप लोग यहाँ पे देखते हो बच्चों, आपका जो आई नॉट बनता है ना, आई नॉट क्या होता है, आपका पीक वैल्यू होता है। यस क्लास, पीक वैल्यू ऑफ करंट। यस क्लास, क्या कहोगे आप लोग, पीक वैल्यू ऑफ करंट। एक बेहद आसान सी चीज मैंने आपको क्लियर करा दी है। ठीक है, अच्छा, इसको आप लोग मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हो। यस क्लास, क्या कहते हो आप लोग, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, एक और आपको शब्द देता हूं, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। किसका एम्पलीट्यूड क्लास, आपके एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। यस क्लास, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। क्लियर है, अच्छा, यहाँ पे आपको टी टाइम पीरियड होता है, ओमेगा होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। यस क्लास, क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, ये क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं। अच्छा, जो आई है बच्चों, वो आपको देता है इंस्टेंटेनियस करंट। यस क्लास, क्या देता है आपको, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अल्टरनेटिंग करंट में करंट की वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली बदलती रहती है बच्चों, और अगर करंट की वैल्यू बदलती रहेगी, इसका मतलब क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉट ओवरऑल। ठीक है, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप लोग क्या लगाओगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप ईएमएफ की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, E इज इक्वल टू द ई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम इक्वेशन है क्लास, E है आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ई नॉट है आपका पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, एंड ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
तो ये जो मैक्सिमम बच्चों, ये क्या हुआ आपका, जो मैक्सिमम इसने जो वैल्यू अटेंड किया, मैग्नीट्यूड अटेंड किया, उस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को बच्चों इसने क्या बोला है, पीक वैल्यू, या फिर आप लोग कह सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, या फिर एक नाम से और से जाना जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। क्लियर, ये पहली टर्म थी। दूसरी टर्म होती है क्लास आपकी टाइम पीरियड। यस क्लास, कौन सी होती है आपकी, टाइम पीरियड, ठीक है कि नहीं। अब टाइम पीरियड को समझने के लिए आपको थोड़ा मेरी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या होता है, आप ध्यान से देखो, ये आपका एक ये पॉजिटिव साइकिल ये वाला और एक ये वाला, यानी कि आप ऐसे देखोगे इसको क्रस्ट और ड्रफ के नाम से जानते हो, इसको कंप्लीट कर देना तो यहां से और यहां तक बच्चों आपका 1 साइकिल बनता है। यस क्लास, क्या बनता है आपका, 1 साइकिल। अब टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मतलब इस 1 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बच्चों करंट को कितना टाइम लगा, ठीक है। टाइम टेकन बाय द करंट टू कंप्लीट द 1 साइकिल, उसको क्या बोलते हो क्लास, उसको बोलते हैं आप लोग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को बच्चा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ऑल राइट, क्या होता है आपका, 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं यहीं पे आपको क्लियर करना है कि आप लोग ओमेगा की वैल्यू रख सकते हो। यस क्लास, क्या कर सकते हो, ओमेगा की वैल्यू, या फिर आप लोग इसको रीअरेंज कर सकते हो, ये ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो 2 पाई बाई टी, और इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1 बाई टी, नो प्रॉब्लम। और 1 बाई टी होता है बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये क्या बन गया आपका, ये बन गया है आपका 2 पाई एफ, यानी कि ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया फ्रीक्वेंसी के केस में 2 पाई एफ। क्लियर है, तो ये दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए, पीक वैल्यू क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, या फिर आप इसको मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो। सेकंड क्लास आपको क्या पता होना चाहिए, सेकंड आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट द 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन ओमेगा, और अगर ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2 पाई अपॉन में t, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई f। ऑलराइट, क्लियर। चलो यहां से आगे चलोगे तो ये पूरा गेम है आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो फैराडेज लॉ पे चले जाओ तो आपको पता चलेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस द चेंजिंग ईएमएफ और चेंजिंग करंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कोइल, इट मींस द चेंजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन इट, ठीक है, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। वो उसमें क्या होता है बच्चों, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जब तक कि प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक कि उसके साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए होता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका एरिया वेक्टर है, ये रोटेट करेगा बच्चों, तो थीटा की वैल्यू किस में आएगी, आपकी आएगी ओमेगा टी में आएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे ओमेगा टी पुट किया, क्या हो गया एनबीए, ये एक बेसिक चीज है, ठीक है कि नहीं। आप लोग क्या कह सकते हो एनबीए, नंबर ऑफ टर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब एरिया वेक्टर, cos ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या रख दिया cos ओमेगा टी। ये कहां से आया है, ये आपका लेंज लॉ से कह सकते हो आप लोग फैराडेज लॉ से कह सकते हो, ठीक है। उसी का डेरिवेशन है, ठीक है। किसका डेरिवेशन है, ये फैराडेज लॉ का, ठीक है। अच्छा, डीसी को हम लोग बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं या सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है कि नहीं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का सिंपल क्लास ये रहेगा, ठीक है। ये वाला सिंबल किसका है, अल्टरनेटिंग करंट का, मेक श्योर करके याद रखें। अच्छा, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, किस केस में, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट के केस में। जो पिछले 15 या 20 मिनट में बच्चों में आपको समझाता आया हूं कंटिन्यूअसली, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसका मतलब यही है। क्लियर, आई होप कि ये 100% क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या चीजें होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन और एवरेज वैल्यू। जब आप लोग मीन और एवरेज वैल्यू को कंसीडर करोगे ना क्लास, तो आपको पता चलेगा अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन है। एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द टोटल चार्ज flow for a one complete cycle divided by the time taken to completed the cycle। क्लियर, यानी कि आपका क्या है, टोटल चार्ज को टोटल टाइम से हम क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा मीन और एवरेज वैल्यू। क्लियर है कि नहीं। जब आप लोग प्रदीप की बुक में जाते हो, एस एल अरोरा की बुक में जाते हो, डीसी पांडे की बुक में जाते हो, तो आपको एक डेफिनेशन मिलती है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द स्टडी करंट, ठीक है, विच produce the same amount of charge for the same time that is produced by the alternating current। मतलब एक डायरेक्ट करंट की ऐसी वैल्यू, ठीक है कि नहीं, जो सेम चार्ज प्रोड्यूस करती है, जितना जितना आपका अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा जितने टाइम में। क्लियर है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट देसी तरीके से समझो, टोटल चार्ज को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा मीन और एवरेज वैल्यू। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, मीन और एवरेज वैल्यू के लिए हम दो चीजें याद रखेंगे, ठीक है। अब ये है आपका हाफ साइकिल और ये है आपका कंप्लीट साइकिल, ठीक है कि नहीं। कंप्लीट साइकिल में आपको टी टाइम लगता है, हाफ साइकिल में आपको t/2 लगता है, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कंप्लीट साइकिल के लिए बच्चा आपकी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू कितनी होती है, 0।
आपको क्या करना है, आपको मैथमेटिकली ये प्रूफ करना है। यस क्लास, क्या करना है आपको, मैथमेटिकली इसको क्या करना है क्लास, आपको प्रूफ करना है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, हम निकालेंगे किसके लिए, हम हाफ साइकिल के लिए भी निकालेंगे। जब आप लोग हाफ साइकिल के लिए निकालोगे ना क्लास, तो आपको एक बेसिक वैल्यू आएगी जो रहेगी 0.673 या 637 और इनटू में आई नोट, ठीक है, इसके इक्वल रहेगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यानी कि आप लोग कह सकते हो 63% ऑफ आई नोट। क्लियर है। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आई होप कि डेफिनेशन क्लियर होगी। अब डेफिनेशन के बाद बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं, हम दिखाएंगे कंप्लीट साइकिल के लिए जो आई की वैल्यू है ना, आई की मीन वैल्यू वो कितनी होती है, 0। ये आपको शो करनी है, ठीक है कि नहीं। कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक चीज है, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके चलो, आपको एक एक डेरिवेशन समझ में आएगा। देखो अभी हमें पता है कि आई इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेसिक इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट के केस में, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कह सकते हो, आई इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बच्चों अभी अभी हम लोग पिछली 15 मिनट से पढ़ते आ रहे हैं कि ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है, ठीक है। बट यहाँ पे चार्ज की बात हुई है, तो बच्चों देखो चार्ज क्या होता है आप सभी को पता है। चार्ज का मतलब होता है आपका डी क्यू, ठीक है कि नहीं। और डी क्यू का मतलब क्या होता है आपका करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। यस क्लास, क्या होता है आपका करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दो, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है। अब फर्स्ट एंड सेकंड से आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो कि डी क्यू इज इक्वल टू द, आप लोग क्या कह सकते हो, आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि डी क्यू है, डिफरेंशियल फॉर्म है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा इंटीग्रेट अबोव इक्वेशन। हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है अबोव इक्वेशन, ठीक है। लिमिट क्या रहेगी, कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए बच्चों कितना टाइम लगता है, हमें टाइम लगता है टी। कहां से स्टार्ट किया था, 0 से। तो आपकी जो बच्चों यहाँ पे लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी 0 से और टी तक। क्लियर है कि नहीं। यानी कि हम 0 से टी पुट कर देंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे ये हो गया आपका डी क्यू। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में बच्चों क्या है आपका डी टी। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 0 से टी, क्योंकि यहाँ पे टी का इन्वॉल्वमेंट है। ये आपका हो जाएगा बच्चों चार्ज, क्या हो जाएगा आपका चार्ज। क्लियर है। चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई है, चार्ज की वैल्यू आ गई आपकी, आप लोग आई नोट को ले लो बाहर, ठीक है, और आप इंटीग्रेट कर दो 0 से टी किसको, साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या है आपका डी टी। ऑलराइट। अब यहां से आगे आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। आप लोगों का क्या है, Q इज इक्वल टू द, मैंने आई नोट ले लिया कॉमन, तो आप लोग देखोगे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है क्लास, आपका माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा। बच्चों लिमिट क्या है, 0 से और टी तक है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है Q इज इक्वल टू द आई नोट, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने माइनस को ले लिया बाहर और ओमेगा को ले लिया बाहर। क्लियर है। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ अपर लिमिट, यानी कि कोस ओमेगा, स्मॉल जी की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल टी, माइनस में देखो कोस 0 पुट करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा कोस 0। क्लियर है कि नहीं है। ये कुछ बेसिक चीज है, ठीक है। मैंने एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं यहाँ तक ड्राइव कर चुका हूँ, तो इसका हम लोग यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे टी है, आप लोगों ने पुट किया टी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। जब आप लोग ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन गया आपका माइनस आई नोट अपॉन में ओमेगा मल्टीप्लाई में कोस। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी बच्चा, टी 2 पाई अपॉन में टी, और मल्टीप्लाई में कितना है आपका टी, और माइनस में कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपकी 1 होती है, ठीक है। टी से टी कैंसिल। अच्छा कोस 2 पाई, आपको पता है सभी को कोस 2 पाई होता है 1, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा इंटू में 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और 0 मल्टीप्लाई में समथिंग कितना हो गया आपका 0। यानी कि आप लोग क्या, आप लोगों ने किसके लिए निकाला, कंप्लीट साइकिल के लिए निकाला। तो कंप्लीट साइकिल के लिए आपके चार्ज की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, आपकी चार्ज की वैल्यू आई है 0। यस क्लास, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। पर आपको निकालना क्या है, आपको तो करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्ज का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यानी कि चार्ज क्या होता है आपका। अब एक और चीज है, अगर आपका चार्ज ही 0 है, इसका मतलब क्या है, आपका करंट भी क्या हो जाएगा, आई एवरेज भी क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि चार्ज नेट कितना आपका 0। क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों ये रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो आपको मैथमेटिकली ये प्रूफ करना आना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट के केस में कंप्लीट साइकिल के लिए आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये क्या है, आपका जीरो वैल्यू देता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है हाफ साइकिल के लिए पूरा डेरिवेशन क्लास आपको करना है यहां तक। Q इज इक्वल टू द, जो आपके पास रिजल्ट आया ये वाला रिजल्ट, Q इज इक्वल टू द आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है Q इज इक्वल टू द माइनस में आई नोट अपॉन में ओमेगा और इंटू में कितना है कोस ओमेगा टी। क्लियर है। अब यहाँ पे हाफ साइकिल के लिए जो लिमिट है, सॉरी टाइम पीरियड की जो लिमिट आप सभी को पता है, ऐसे कंप्लीट साइकिल होता है, यहाँ से 0 से चले हम लोग और कहां तक जाएंगे, हम लोग t/2 तक जाएंगे बच्चों, कहां तक जाएंगे, t/2 तक। तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से, और हम लोग क्या पुट कर देंगे, t/2 पुट कर देंगे। बस ये फर्क है, वहां तक डेरिवेशन सेम करना है आपको, बाकी आगे जाके आके आपको जस्ट वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, Q इज इक्वल टू द माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, अब अपर लिमिट क्या है, कोस ओमेगा टी की जगह बच्चों आप लोगों ने क्या पुट करा, t/2, और ये क्या बन गया आपका कोस 0 बन गया इस क्लास, क्या बन गया आपका कोस 0। क्लियर है। अब आप लोग आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ आई नोट अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई बाई, आपको ओमेगा की वैल्यू अगर मैं पुट करना चाहूं तो क्या होती है आपकी 2π/t मल्टीप्लाई बाई t/2 और माइनस में कितना आपका कोस 0। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। जैसा कि हम लोगों ने देखा कोस 2π की वैल्यू अगर 1 थी तो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, आपको याद रखना, ठीक है। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये क्या बन गया आपका माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ये भी -1 और कोस 0 की वैल्यू भी कितनी होती है क्लास आपकी -1। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, ये बन गया आपका माइनस का आई नोट अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई बाई -2। क्लियर है। -1 कितना हो गया, माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, Q की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 2i नोट अपॉन में ओमेगा। यस क्लास, Q की वैल्यू कितनी आई आपकी 2i नोट अपॉन में ओमेगा। अब इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, Q इज इक्वल टू द क्या है आपका, यह है 2i नोट अपॉन में ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो 2i नोट अपॉन में ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2π/t। यस क्लास, क्या होती है आपकी 2π/t। t चला जाएगा आपका ऊपर, अब 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो यहाँ पे है t/π, सॉरी ये क्या बना आपका, यस ये बना आपका t/π ऑफ आई नोट। क्लियर है। क्या बन गया आपका t/π ऑफ आई नोट। यानी कि किसकी वैल्यू आ गई क्लास, ये वैल्यू आ गई आपकी चार्ज की। चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, t अपॉन में पाई मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया आपका आई नोट। ये आपकी किसकी वैल्यू है, चार्ज की, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज अभी अभी पढ़ी है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 पढ़ा कि एवरेज वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे टाइम पीरियड अगर आप लोग लेना चाहते हो, जैसे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, करंट, करंट का मतलब मैंने मीन वैल्यू ले लिया, ठीक है, और टाइम कितने पीरियड के लिए है, t/2 के लिए, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसके साथ क्लास हम लोग कंपेरिजन करना चाहें इक्वेशन 1 और 2 का, तो आप लोग देखो कंपेरिजन कर सकते हो। जब आप लोग कंपेरिजन करोगे तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा आपको मिलेगा करंट IM इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय t/2 इज इक्वल टू द t अपॉन में पाई और मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितना है आपका आई नोट, ठीक है। t से t कैंसिल हो गया, 2 परली साइड चला जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट मैं क्या कह सकता हूं, इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो कि जो करंट की एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी, 2 पर चला जाएगा, 2 अपॉन में पाई और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया आपका क्लास आई नोट हो गया। क्लियर है। तो ये आपकी मीन और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है। यस क्लास, क्या है आपका ये मीन और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला। इसको जब आप लोग पुट करोगे तो आई मीन या फिर आप लोग आई एवरेज भी कह सकते हो और आप लोग आई मीन भी कह सकते हो, ये आएगा 0.637 टाइम्स ऑफ आई नोट, ठीक है। जब आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये रहेगा 63% ऑफ आई नोट, यानी कि पीक वैल्यू का कितना परसेंट, 63%। यानी कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है, जो आपका करंट है उसका 63% है, अप्रोक्सीमेट 63%, ठीक है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपके कंप्लीट साइकिल के लिए आपके करंट की जो वैल्यू है, मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, वो कितनी होती है आपकी, वो होती है आपकी 0। और हाफ साइकिल के लिए बच्चों कितनी होती है, वो होती है आपकी 0.637 मल्टीप्लाई बाय आई नोट, यानी कि पीक वैल्यू। जब पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हो तब के बाद ये सोल्व करोगे, जब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ
जब आप लोग आगे चलोगे तो मैंने आपको बताया था बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आपकी आरएमएस वैल्यू। याद करो आप लोगों ने आरएमएस वैल्यू को सबसे पहले कब सुना था? आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद होगा, ठीक है, जहाँ पे वेलोसिटीज के केस में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाला था। जितनी भी वेलोसिटी थी उनका स्क्वायर लिया, उनका मीन लिया और अंडर रूट कर दिया, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप लोग आरएमएस वैल्यू की बात करते हो ना, यस क्लास, किसकी बात करते हो? आरएमएस वैल्यू की, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है हीट से। क्या होता है? हीट से, ठीक है। हीट का जितना अमाउंट डायरेक्ट करंट का हीट प्रोड्यूस करता है सेम इंटरवल टाइम में जितना कि अल्टरनेटिंग करंट करे, तो उसको क्या बोलते हो क्लास? उसको बोलते हो आप लोग, उसको बोलते हो आप लोग आरएमएस वैल्यू। यानी कि इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है क्लास? इसका डायरेक्ट रिलेशन है हीट प्रोड्यूस्ड। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे मैथमेटिकली आप लोग चलते हो, क्या क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है, और कैसे कैसे चीजें चलती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कहां पे हम इसका यूज करते हैं। ओके क्लास, तो इसका पूरा का पूरा रिलेशन देखो हीट से है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू के लिए क्लास मैं आपको पहले फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करना बता देता हूं, फिर हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करना बता देता हूं, ठीक है। यानी कि फुल साइकिल के लिए आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और हाफ साइकिल के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। डोंट बी कंफ्यूज, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। फुल और हाफ के लिए वही जी आपकी लिमिट चेंज होती है 0/t/2 या फिर 0/t, बस यही चेंज होता है, ठीक है। तरीका समझो क्लास कैसे होता है, ठीक है। तरीका क्या कहता है? हीट के लिए हीट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है आपका? DH इज इक्वल टू द I स्क्वायर R इंटू में DT। क्लास ये होता है आपका हीट का फॉर्मूला, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, आई होप ये पढ़ा होगा, ठीक है कि नहीं। और आपको पता है यहाँ पे करंट का क्या फॉर्मूला होता है? I इज इक्वल टू द I नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे तो DH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? DH की वैल्यू हो जाएगी I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा? DT। अब ये भी समझा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो DH का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में कितना हो जाएगा क्लास आपका? DT, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद देखो आई नॉट स्क्वायर को आप लोग क्या कर सकते हो? बाहर ले सकते हो, तो ये क्या बन गया आपका? हीट बन गया, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? हीट इज इक्वल टू द, हम लोगों ने क्या किया? आई नॉट स्क्वायर को बाहर लिया, हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू DT। जिन भी बच्चों ने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है उनको पता होगा साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते, इसको कोस की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा कोस की टर्म में? H इज इक्वल टू द, आप लोगों ने आई नॉट स्क्वायर बाहर ले रखा है, इंटीग्रेशन इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर आपका है साइन ओमेगा टी तो इसको लिख सकता हूं cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, और साथ में कितना है बच्चों आपका? ये है आपका DT। क्लियर है कि नहीं है? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं, 2 भी आप लोग बाहर ले सकते हो। अगर आप लोग आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बाहर लेते हो तो आप लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? टी। क्लियर है कि नहीं है? और जब इस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्टली बच्चों आपका 0 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा? 0, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल से मैं सोल्व कर रहा हूँ, हाफ और फुल के लिए, दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। लिमिट आपके ऊपर है, 0 से t पुट किया मैंने, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये बन गया आपका एक्सप्रेशन आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन में 2। क्लियर है कि नहीं है? ये किसकी वैल्यू आ गई? ये हीट की वैल्यू आ गई, ठीक है कि नहीं है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? 2, ठीक है। तो ये होगी आपकी क्या? हीट, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या बोला था? हीट का मतलब था कि आरएमएस वैल्यू जो प्रोड्यूस करती है, यानी कि आरएमएस का स्क्वायर, आई स्क्वायर आर इंटू में टाइम की वैल्यू कितनी लेके चलोगे आप लोग? T/2। हाफ साइकिल के लिए कितनी लेके चलते क्लास? T/2। तो दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 2 मान लो, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो क्या बनेगा क्लास? ये आपका बनेगा आरएमएस का स्क्वायर इंटू में आर इंटू में T/2 इज इक्वल टू द, आपका क्या बनेगा? आपका आई नॉट स्क्वायर T/2। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान में रख सकते हो कि हम कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। यस क्लास, किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लीट साइकिल की, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल में आपका T/2 नहीं आएगा, खाली T आएगा, ठीक है। यानी कि क्या नहीं आएगा आपका? T/2 नहीं आएगा, यानी कि खाली कितना आएगा आपका? T। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आप लोग ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ तो मिस हुआ। यस क्लास, यहाँ पे हुआ है आपका
ओके ओके ओके, यहाँ पे आर हम लोगों ने छोड़ दिया, तो हम लोग आर भी साथ साथ लिख देते हैं, बाहर में लिख देता हूँ इसका आर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा आर, मैं आर को सॉरी भूल गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या हो गया आपका आर, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे है आपका आर, तो यहाँ पे भी कितना है क्लास आपका, यहाँ पे भी कितना आपका आर, आर से आर कैंसिल, टी से टी बच्चों आपका कैंसिल, यानी कि क्या बन गया आपका आई आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द आई नोट का स्क्वायर बाई 2। इसको कैसे लिखा जा सकता है, रूट को उधर ले जाओ, यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग ये लिख सकते हो इसको कि जब आप लोग आई आर एम एस निकालोगे तो ये चला जाएगा अंडर रूट में आई नोट का स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है कि नहीं, यानी कि आई नोट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आप लोग कह सकते हो आई नोट अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्लास, क्या है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। इन शॉर्ट जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो आई आर एम एस आता है ना आपका करंट का आर एम एस वैल्यू आता है, ठीक है। ये बन गया आपका 1/√2 टाइम्स ऑफ करंट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या कहोगे आई आर एम एस, अब आई आर एम एस के लिए इसको सोल्व करेंगे ना तो करीब करीब 0.070 एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग देख लेना टाइम्स ऑफ आई नोट। क्लियर है कि नहीं है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 70% अप्रोक्सीमेट। क्लियर है, 70% ऑफ आई नोट, यानी कि पीक वैल्यू का कितना परसेंट होता है 70%, और ये कितना होता है क्लास आपका, ये होता है आपका यहाँ पे ये होता है करीब करीब 63%। क्लियर है, यानी कि आप लोग इन शॉर्ट में क्या कह सकते हो, जब आपकी करंट की पीक वैल्यू होती है, जब आप लोग ग्राफ डिफाइन करते हो ना, यानी कि यहीं पे आप लोगों को समझा देता हूं, यानी कि ये देखो मान लो आपकी करंट की वेव है, ये आपका टाइम पीरियड है, ये क्या है बच्चों आपका ये करंट है। क्लियर है कि नहीं है, यहां से हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम लोगों ने करंट को डिफाइन किया, ठीक है। एक कोई भी वेव ले लो, ये मैंने करंट की वेव लिया, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे बच्चों ये वाली वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू होती है आपकी पीक वैल्यू। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये आपकी आई नोट होगी, ठीक है, पीक वैल्यू है। अब पीक वैल्यू के नीचे 70% पे कौन है आपका, ये मान लो यहाँ पे बच्चों आपका कौन है, आप लोग ध्यान से देखो, आपका है यहाँ पे आर एम एस वैल्यू। क्लियर है, यहाँ पे क्या होती है आपकी आर एम एस वैल्यू, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो आई नोट बाई अंडर रूट 2। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इससे थोड़ा नीचे अगर आप लोग देखोगे, थोड़ा नीचे कौन आएगा, थोड़ा नीचे आप लोग देखोगे, जैसे इस पॉइंट पे मान लो मैंने ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे कौन आएगा, इस पॉइंट पे आएगा आपका वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू, ठीक है कि नहीं, जो कितना है आपका क्लास आप लोगों ने देखा पीछे, अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो ये वाला डेरिवेशन कितना था 0.637 ऑफ आई नोट, ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 0.637 टाइम्स ऑफ आई नोट। क्लियर है कि नहीं। तो ये तीनों चीजों का हम लोग यूज करेंगे क्लास, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नोट है ना, तो उसके बाद कौन आता है, उसकी आरएमएस वैल्यू आती है बच्चों, ठीक है। आरएमएस वैल्यू के बाद कौन सी आती है, उसकी मीन और एवरेज वैल्यू आती है, ठीक है, क्या आती है आपकी मीन और आप लोग क्या कह सकते हो एवरेज वैल्यू आती है। क्लियर है कि नहीं। इन शॉर्ट फिर बता रहा हूं आपको, आई नोट आपका पीक वैल्यू आता है बच्चों, ये क्या है आपका पीक वैल्यू, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर है कि नहीं। और अगर आप लोग कहना चाहते हो आई आर एम एस निकालना चाहते हो करंट का, तो क्लास वो करीब करीब 0.707 टाइम्स ऑफ आई नोट होता है। और अगर आप लोग आई एवरेज या फिर मीन निकालना चाहते हो क्लास, वो कितना रहता है आपका, वो 0.637 और मल्टीप्लाई बाय आई नोट रहता है, ठीक है। तीनों फॉर्मूले का यूज हम करेंगे आने वाले डेरिवेशंस में। यस क्लास, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, टेक इट सीरियस, लर्न इट वेल, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये मीन और एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अगर आरएमएस वैल्यू का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं बच्चों, जब आप लोग आरएमएस वैल्यू को निकालते हो ना, आरएमएस वैल्यू को और मीन वैल्यू को, ठीक है, जब उन दोनों को डिवाइड करके देखते, देखो यहाँ पे आपको दिखा हुआ, ठीक है, सेम वही चीज है। ये आपकी कौन सी है, आईआरएमएस है, ये कौन सी आपकी एवरेज वैल्यू है, और ये क्या आपकी पीक वैल्यू। करंट के केस में हमने अभी भी देखा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन दोनों का यूज करके एक अलग फैक्टर निकल के आया, जिसको हम लोगों ने बोला फॉर्म फैक्टर। यस क्लास, क्या बोला आप लोगों ने, फॉर्म फैक्टर, यानी कि करंट का जो फॉर्म फैक्टर बच्चों वो क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, जो करंट की आरएमएस वैल्यू है ना, उसको डिवाइड करना है एवरेज वैल्यू से। क्लियर है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, यानी कि मैं कह सकता हूं फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू द करंट की जो आरएमएस वैल्यू है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आरएमएस वैल्यू, और करंट की जो एवरेज वैल्यू है। अभी अभी आप लोगों ने डिफाइन किया कि आपका जो करंट का आरएमएस वैल्यू कितना होता है, अभी अभी आई नोट अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर, ओके। अभी अभी हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 आई नोट अपॉन में पाई। जब इसको सोल्व करोगे ना, हम देखेंगे 1.1 आंसर आएगा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के केस में आपका बच्चों फॉर्म फैक्टर कितना आता है, 1.1 आता है। अंडरस्टैंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, ठीक है, कि आपका कितना आता है, आपका 1.1 आता है। क्या आता है आपका 1.1 फॉर्म फैक्टर, किस केस में बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या आता है आपका 1.1 आता है आपका फॉर्म फैक्टर, ठीक है। और ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है क्या, फॉर्म फैक्टर का। क्लियर,
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये एक बेहतरीन सा आर्टिकल था जो आपके समझ में बैठ गया होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद बच्चों जब आप लोग मूव ऑन करते हो अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो वो होता है आपका आरएमएस वैल्यू का सिग्निफिकेंस, ठीक है। ध्यान से समझे, आपके हिंदुस्तान में जो वोल्टेज हम लोग लेके चलते हैं ना, यानी कि वोल्टेज जो आप लोग लेके चलते हो, आपके घरों में जो वोल्टेज आती है बच्चों, वो आती है आपकी 220 वोल्ट आती है, ठीक है कि नहीं। ये इसकी पीक वैल्यू नहीं है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं। अगर आप लोगों को पीक वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों को पता है सभी को, अभी अभी मैंने आपको टीच किया, क्या टीच किया कि आई आरएमएस का क्या फॉर्मूला है। आई आरएमएस मतलब अभी अभी आप लोगों ने देखा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपका 1/√, टाइम्स होता है करंट का। तो अगर आपको पीक वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आएंगे, यानी कि आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल टू द आई नोट, ये चीज बन जाएगा। और जब आप लोग अपने 220 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका रिजल्ट क्या आएगा मालूम है? आपको रिजल्ट आएगा आपका ये वाला जो आपके सामने है, 331 वोल्ट। मतलब आपकी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके घरों में जो आती है बच्चों, वो कितनी आती है? 331 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं है? ये आपको समझना है, ठीक है। और आपके घरों में जो करंट आता है बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए। इस क्लास क्या पता होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी, जिसको आप लोग हर्ट्ज में मेजर करते हो, 50 हर्ट्ज, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपकी आती है। क्लियर है कि नहीं? और जब एक आप देखो एक चक्कर होता है तो कितनी बार करंट जीरो हुआ, ठीक है, 2 बार करंट आपका क्या हुआ? जीरो, ठीक है। अगर आपके घरों में 50 हर्ट्ज है तो टोटल कितनी बार करंट आपका जीरो होगा बच्चों? 50 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि कितना हो गया आपका? 100 टाइम्स। तो इसीलिए हम क्या वैल्यू यूज करते हैं इसकी? फिर भी हम लोग क्या यूज करते हैं? इसका आरएमएस वैल्यू। एक ये बड़ा फैक्टर है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपके घरों में जो आने वाले करंट का 100 टाइम्स होता है, एक सेकंड में कितनी बार आपका 100 टाइम्स इन 1 सेकंड आपकी वैल्यू कितनी जाती है? जीरो जाती है अल्टरनेटिंग करंट की। क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज है ना, समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जब आप लोग आगे चलते हो क्लास, तो वाई आर एम एस आपको पता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर क्लियर, इसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने आपको समझाया, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है क्लास आपका फेजर्स। तो देखो क्लास फेजर्स बहुत आसान चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को अगर आप लोग एक्सप्रेस करते हो एज ए रोटेटिंग क्वांटिटी, रोटेटिंग वेक्टर, तो उसको जस्ट आप लोग फेजर बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे फेजर डायग्राम का क्या मतलब है? फेजर डायग्राम का मतलब ध्यान से समझे कि यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर रिप्रेजेंटेड एज ए रोटेटिंग वेक्टर्स। इनको क्या करते हैं? एज ए रोटेटिंग वेक्टर हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप लोग फेजर बोलते हो, अलाइंग विद द प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम। तो क्लास इसको क्या बोला जाता है? फेजर डायग्राम। यानी कि फेजर डायग्राम ऐसे डायग्राम है जिसमें हम सेम फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिंग करंट को सेम फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज के साथ क्या करते हैं? एज ए रोटेटिंग वेक्टर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हैं आप लोग फेजर्स, ठीक है। अब फेजर्स कैसे बनाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि फेजर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कहीं ना कहीं कि आप फेजर बनाने के लिए सिंपल तरीके का यूज कर सकते हो बच्चों। पहले हमें चाहिए कोई भी आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं पहले आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपकी एक एक्स एक्सिस है जिसको आप लोग वाई एक्सिस बोलते हो। ये वाली कौन सी एक्सिस आपकी? एक्स एक्सिस है, ठीक है कि नहीं। रोटेटिंग वेक्टर का मतलब क्या है? हमें सेम फ्रीक्वेंसी के करंट का यूज करना है, प्लस में हमें ईएमएफ का यूज करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जब भी आप लोग फेजर्स को डिफाइन करते हो तो करंट बाद में आता है, पहले आता है आपका ईएमएफ। और ये जो एंगल बना के चलता है ना, फेज एंगल जिसको बोलते हैं, ये ओमेगा टी बना के चलता है विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव एक्स के साथ। क्लियर है? यानी कि कितना एंगल बनाता है आपका? ओमेगा टी। अच्छा, ये इसके साथ यानी कि ई नोट के साथ कितना एंगल बनाता है बच्चों? ये बनाता है आपका फाई। समझ में आया कि नहीं? यानी कि आप लोग कह सकते हो कि सबसे पहले हम लोगों ने किसको डिफाइन कर दिया? ई नोट को, ठीक है कि नहीं। ये वाली वैल्यू क्या है आपकी? ई नोट। क्लियर है? यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ की पीक वैल्यू है, ठीक है। और जब आप लोग देखोगे यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है बच्चों, ये क्या है आपका? ओमेगा टी है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है?
अब आपको लेना है दूसरा वेक्टर जो क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा, जो यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है कि नहीं। ये क्या है आपका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये किससे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, आई से, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितना मैंने मान लिया, फाई मान लिया, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने बच्चों इसको एज ए रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट किया है। अगर आप लोग देखोगे तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया इसको, एज ए रोटेटिंग वेक्टर, क्लियर है कि नहीं। तो ये जो डायग्राम बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेजर्स या फिर फेजर डायग्राम बोलते हैं। इस क्लास क्या बोलते हैं आप लोग इसको, फेजर डायग्राम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेजर डायग्राम, क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे फटाफट और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसने, ठीक है कि नहीं। ये देखो वी नोट लिख दो चाहे आप लोग ई नोट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या आपका करंट है, क्लियर है कि नहीं। इसने वैल्यूज को अलग अलग किया हुआ है, ठीक है कि नहीं, यानी कि छोटी करंट कम है और वोल्टेज ज्यादा है। और ये है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये क्या आपका इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे देखो ये फाई एंगल है और ये क्या है आपका ओमेगा टी। तो क्लास ये क्या बन गया, ये बन गया आपका फेजर डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेजर डायग्राम, ठीक है, क्लियर। आई होप कि यहां तक आपने समझ में आया, ये क्लियर हो गया फेजर डायग्राम, ठीक है। इसको अगर आप लोग स्मॉल में लेके चलते हो तो ये आपका छोटा सर्कल बन जाएगा। एज ए रोटेटिंग वेक्टर आप लोग क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो करंट अगर इधर तक एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है कि नहीं, ये क्लियर हो गया। अब आपको तीन चीजें समझनी है क्लास, हम तीन डिवाइस का यूज करेंगे अल्टरनेटिंग सर्किट में। अब अल्टरनेटिंग सर्किट का सिंबल आपको पता है ये वाला होता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट लगा देंगे। अब एलिमेंट आपके तीन हो सकते हैं, आपको तीनों को याद रखना, ठीक है कि नहीं। पहला एलिमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं क्लास आपका आप रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो रजिस्टर, क्लियर है कि नहीं है, जिसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं आपका कैपेसिटर, यस क्लास क्या यूज कर सकते हो, कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या सिंबल होता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, बराबर प्लेट्स होती है, ठीक है कि नहीं। अच्छा अगला क्या होता है क्लास आपका, अगला होता है आपका इंडक्टर, ठीक है कि नहीं। उसका क्या सिंबल होता है आप सभी को पता, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है इंडक्टर का, ठीक है। ये होता है आपका एल, ये होता है आपका सी, ये होता है आपका आर, ठीक है कि नहीं। यानी कि एसी सर्किट को कनेक्ट करते हो ओनली आप लोग रजिस्टर से, कैपेसिटर से और इंडक्टर से, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल आपके सामने है बच्चों, आप कैसे भी करके इसको यहाँ पे आप लोग प्लेस करोगे, जो भी आपका डायग्राम है, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसका ईएमएफ हम लोग क्या लेके चलते हैं, E इज इक्वल टू द ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या लेके चलते हैं, E इज इक्वल टू द ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है कि नहीं। ये यहाँ पे देखो ये प्योर रेजिस्टेंस का है, ये प्योर कैपेसिटर का है और ये प्योर इंडक्टर का, ठीक है। अच्छा इन सबको कंबाइन भी किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कंबाइन भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर को यानी कि आर और सी को कनेक्ट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे इंडक्टर को और रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे एल और सी यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर को कनेक्ट किया, यहाँ पे मैंने एलसीआर, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इसको कनेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंबाइंड है, ये कैसे हैं आपके कंबाइंड है, ठीक है कि नहीं। और ये सिर्फ आपके ओनली वाले हैं, कौन से आपके ओनली वाले हैं। तो इस तरीके से क्लास आपके सर्किट्स को पढ़ रहा है, यानी कि पहला आर्टिकल आपका क्या होगा, जिसमें हम लोग प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, मतलब सिर्फ आपने उसमें क्या कनेक्ट किया हुआ है बच्चों, उसमें आपने कनेक्ट किया हुआ केवल और केवल रेजिस्टेंस, यस क्लास क्या कनेक्ट किया हुआ आपने, केवल और केवल रेजिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। अच्छा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं, मैं इनको मिटा के मैं अपने हिसाब से आपको करा रहा हूं। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका V इक्वल्स टू IR, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो EMF है ना, EMF वो होता है आपका E इज इक्वल टू द E नॉट, और आगे क्या लेके चलते हो आप लोग, साइन ओमेगा टी, ये सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, दोनों में सेम पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है कि नहीं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, रेजिस्टेंस के केस में आप लोगों ने क्या किया, V इक्वल्स टू IR, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे EMF क्या दिया हुआ आप लोगों ने, E इज इक्वल टू द E नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। कलेक्ट कर दो दोनों को, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, यस क्लास फर्स्ट और सेकंड से क्या कर सकते हो, यानी कि ये V को मैं क्या लिख सकता हूँ, E, तो इसकी जगह पुट कर दे तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू द IR, ठीक है कि नहीं। करंट आपको निकालना है, इसका यूज करके आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए आप करंट को पकड़ लो उधर ही, I इज इक्वल टू द R, इधर आ जाएगा, R क्या हो गया आपका E नॉट अपॉन में R इज इक्वल मल्टीप्लाई में कितना आपका साइन ओमेगा टी, ये बन गया आपका इक्वेशन, क्लियर है। ये करंट का इक्वेशन बन गया है, किस केस में, रेजिस्टेंस के केस में। तो एक जो चीज आपको देखने को मिली यहाँ पे वो ये मिली कि अगर इसको आप कंपेयर करते हो
आई इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, तो सेम चीज मैच हुई, क्लियर है। लेकिन जो आई नॉट है ना, उसकी जगह आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है आई नॉट इज इक्वल टू द ई नॉट अपॉन में आर, तो ये सेम बात है और होता भी है क्योंकि v इक्वल्स टू आई आर होता है कि नहीं होता है। तो अगर इसको मैं ई नोट लिख दूं तो आई नोट और क्या होता है, ये आपका आर होता है, तो ये क्या बन जाएगा ई नोट अपॉन में आर, ये क्या होगा आपका आई नोट, तो इसी से रिप्लेस होगा ना। यानी कि ये आपका इक्वेशन बन गया किस केस में, रेजिस्टेंस के केस में। तो देखो कोई फेज डिफरेंस आया नहीं आया, जो आप लोग ओमेगा टी यहाँ पे लेके चले थे वही ओमेगा टी आपका यहाँ पे भी है, क्लियर। यानी कि जब आप लोग सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगाते हो तो आपके ईएमएफ में और आपके करंट में बच्चों कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नो फेज डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होता, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये फेजर डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको नया बना के दिखाता हूँ, बिल्कुल फ्रेश, देखो कैसे बनाना, ठीक है कि नहीं। कोई भी फेज डिफरेंस आपका नहीं रहेगा, ये आपकी वाई एक्सिस रहेगी बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस रहेगी। यहाँ पे हम लोग टाइम लेके चलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलते हैं, आपका करंट लेके चलते हैं, ठीक है। यानी कि नो फेज डिफरेंस का मतलब पहले तो समझो हम लोग इसको ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। अगर ये वाला इसका ग्राफ बना है ना, तो इसी में आपका क्या आएगा, इसी में आपका अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ और इसी में क्या आएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट आएगा, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर ये वाली इक्वेशन अगर आपकी ईएमएफ की है तो ये वाली किसकी है, क्लास ये है आपकी आई नोट की, ठीक है कि नहीं। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। अगर मेरे को फेज बनाना है तो ये आपका इस तरीके का आपका स्टेटमेंट था, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले ई नोट चाहिए, यानी कि आप लोग यहाँ पे ले लो ई नोट, क्लियर है कि नहीं। दोनों में सेम एंगल है, इसी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सेम एंगल है तो इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर क्या आ जाएगा आपका आई नोट आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल कितना है आपका ओमेगा टी, एज ए रोटेटिंग वेक्टर बच्चों आप इसको दिखा सकते हो। जैसे ही रोटेटिंग वेक्टर दिखाओगे तो यहाँ पे देखो इसकी ये वैल्यू है, क्लियर है कि नहीं, और इसकी क्या है ये वैल्यू, क्लियर है कि नहीं। लेकिन फेज डिफरेंस नहीं है, क्लियर है, नो फेज डिफरेंस, दोनों में एंगल कितना आपका ओमेगा टी, ठीक है। तो ये सेम आपका रिजल्ट है क्लास, क्या है आपका सेम रिजल्ट ओमेगा टी आता है, ठीक है कि नहीं। और इन शॉर्ट जब आप लोग यहाँ पे एक चीज लिखना चाहते हो तो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे अगर आपका आप V लेके चलते हो ना, यानी कि अगर आप लोग करंट यहाँ पे लेके चलते हो तो सेम डायरेक्शन में ही आपका क्या रहता है, ईएमएफ रहता है। आगे जाके इसका हम बहुत यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फेज एंगल है जिसको आप लोगों ने फाई बोला है वो कितना है आपका 0, यानी कि नो फेज डिफरेंस। किस केस में, रेजिस्टेंस के केस में। तो आप लोग क्या कह सकते हो, नो फेज डिफरेंस। किस केस में, सिर्फ आपका क्या लगा हुआ है आर ओनली, यानी कि क्या लगा हुआ है रजिस्टर ओनली, क्लियर। उम्मीद करता हूं क्लास ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका किसका केस, हम सिर्फ करेंगे आपका कैपेसिटर का केस, कैपेसिटिव सर्किट, क्लियर। अब कैपेसिटिव सर्किट को बनाने के लिए क्या करना, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे कैपेसिटर है तो एक फॉर्मूला लगता है क्यू इज इक्वल टू द सी वी, ठीक है। वी का मतलब ई होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, आप लोग क्या कह सकते हो क्यू इज इक्वल टू द सी ई, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे आपको पता है ई की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू द ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली जो सी की ई की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो बस, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो क्यू इज इक्वल टू द सी ई होता है ना, ई की वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है कि नहीं। ये बना कि नहीं बिना, बताओ मेरे को बताओ, क्लियर। ये आपका क्या बन गया, क्यू बन गया। अब करंट का यूज करके आप सभी को पता है हम लोग चार्ज का यूज करके करंट निकाल सकते हैं, कैसे, dq बाई dt करके। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है कि नहीं। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करो, ये बन गया बच्चों आपका करंट, क्लियर है। अब ये करंट बन गया तो आप लोग सी ई नॉट को ले लो बाहर और आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो साइन ओमेगा टी को, ओके डन। अब साइन ओमेगा टी का क्या डिफरेंशिएशन होता है क्लास, ये होता है आपका कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी का क्या होता है आपका ओमेगा, क्लियर है कि नहीं। यानी कि आप लोग इन शॉर्ट क्या कह सकते हो, इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो सी ई नॉट और साथ में क्या आपका ओमेगा और मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया कोस ओमेगा टी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर। कैपेसिटर का केस था ये। अब देखो ध्यान से, अब इसको ये दोनों कंपोनेंट है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ई नॉट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो सेम ही तो रिजल्ट बनेगा, और साथ में क्या है आपका कोस ओमेगा टी। अच्छा, क्या मैं कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं, बताओ।
बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 क्या होता है आपका? कोस 90 होता है, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव, यानी कि उसको लिखा जा सकता है ओमेगा टी प्लस लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो आप लोग आप ध्यान से देखोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिला है बच्चों? आपको रिजल्ट मिला है आई का, ठीक है? तो आप लोग क्या कहते हो? आई नोट इज इक्वल टू द, आप लोगों के सामने क्या आया? ई नोट अपॉन में, आई नोट नहीं है ये, खाली आई है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये क्या है आपका? ये है आपका आई इज इक्वल टू द, आपका आया ई नोट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये क्या बना आपका? ये बना आपका साइन ओमेगा टी और प्लस में पाई बाई 2। ओके डन, बोला क्लियर, समझ में आया? ओके अब इसको अगर आप कंपेयर करते हो आई इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आपको दिखेगा एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपको? वो पाई बाई 2 का आ रहा है। क्लियर है? पाई बाई 2 का क्या आ रहा है आपके पास? एंगल का डिफरेंस आ रहा है। एक और चीज है, जब आप लोग यहाँ से आई नोट को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ई नोट अपॉन में क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ये क्या होता है देखो, V इक्वस टू आई आर होता है ना, यानी कि E इक्वस टू आई आर, यानी कि अगर ये नोट है तो ये भी नोट है, यानी कि आई नोट इज इक्वल टू द ई नोट अपॉन आर। तो ई नोट ये रहा, ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है? आर तो लिख नहीं सकते, तो इसको यहाँ पे हम लोग स्पेशल सिंबलाइज्ड करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं एक्स सी, ठीक है? क्या लिखते हैं? एक्स सी। क्लियर है कि नहीं? ये होता है आपका इंडक्टेंस, ठीक है? सॉरी, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, ठीक है? ये आपको रिएक्टेंस भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंस, ठीक है कि नहीं? और आप लोग यहाँ पे एग्जैक्टली इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, ठीक है कि नहीं? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। और ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ये कैपेसिटर, ठीक है? अल्टरनेटिंग सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कैपेसिटर, वो क्या होती है आपकी? एक्स सी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स सी इज इक्वल टू द 1 अपॉन ओमेगा सी। वेरी फैंटास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं वापिस मुद्दे पे। तो आपको पता चला करंट जो है आपका कितने एंगल से लीड कर रहा है? पाई बाई 2 एंगल से लीड कर रहा है। इसका मतलब अगर आप लोग यहाँ पे रिलेशन बनाना चाहते हो तो आपको पता, मैं पहले आपको फेजर बना के दिखा देता हूँ। फेजर कैसे बनाते हैं आप सभी को पता है, अभी भी मैंने सिखाया। यहाँ पे होता है आपका ई नोट। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे ई नोट लेता हूं तो ई नोट से कितना आगे है? पाई बाई 2। मतलब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बच्चों आप लोग लेके चलोगे, और परपेंडिकुलर कहां पे बनेगा? ये यहाँ पे बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या है क्लास आपका? ये है आपका आई नोट, और दोनों के बीच में एंगल कितना आपका? पाई बाई 2। और ये वाला एंगल आपको पता ही है, ये वाला एंगल कितना होता है बच्चों? ये वाला एंगल होता है आपका ओमेगा टी। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका बन गया किस केस में? ये आपका कैपेसिटर के केस में, यानी कि कैपेसिटर के केस में आपका जो करंट है, यस क्लास, आपका क्या है? जो करंट है वो लीड करता है, ठीक है, बाई ईएमएफ, ठीक है, विद फेज एंगल। आप लोग क्या कह सकते हो? फेज एंगल के साथ। कितना फेज एंगल आया आपका? वो आया क्लास आपका पाई बाई 2। क्लियर है? कितना है आपका? पाई बाई 2। ऑल सेट, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। पाई बाई 2 का डिफरेंस दिखा दिया, एक अगर ये है तो दूसरी ऐसे चलेगी। पाई बाई 2 का डिफरेंस दिखा दिया, ठीक है? ये यहाँ पे आई नोट है देखो, और ये क्या आपका? वी नोट। ये मैं आपको समझा चुका हूँ बच्चों। क्लियर है? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपका रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XC इज इक्वल टू द 1 अपॉन ओमेगा सी। क्लियर है कि नहीं? ये फेज डिफरेंस आता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि इन शॉर्ट एक चीज आपको मैं नोट करने के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे नोट करके आप लोग डाल सकते हो क्या क्या रिजल्ट आपके निकल के आए इन सभी एक्सपेरिमेंट से, ठीक है? पहला से निकल के आया कि आपका जो करंट है वो जो आपका करंट है वो लीड करता है, ठीक है, बाई वोल्टेज, या फिर ई नोट कह सकते हो। क्लियर है कि नहीं? पहला रिजल्ट ये निकल के आया। अच्छा, दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आया? दूसरा रिजल्ट बच्चों ये निकल के आया कि यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे अगर आप लोग करंट लेते हो, क्लियर है, अगर मान लो मैं यहाँ पे करंट लेता हूँ तो करंट लीड कर रहा है ना, तो कैपेसिटर के केस में यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका ई नोट। अगर ये आई नोट है तो ये क्या आएगा? आपका ई नोट। ऐसा डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है? थर्ड जो रिजल्ट यहाँ से निकल के आया वो निकल के आया आपका एक्स सी इज इक्वल टू द 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इसको आगे लिख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई एफ सी। क्लियर है कि नहीं? यहाँ से ध्यान से देखो, ये क्या आपका एक्स सी इज इक्वल टू द 1 अपॉन 2 पाई एफ सी।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि XC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब अब आप लोग ले लो इसको DC और AC के केस में, ठीक है। DC के केस में फ्रीक्वेंसी कितना होता है आपका 0, ठीक है। DC के केस में फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0 और 1/0, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना हो गया, करीब करीब इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब करंट कैसा हो गया आपका, ब्लॉक, ठीक है। यानी कि DC के केस में कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, सिर्फ किसको पास करता है, ये पास करता है ओनली एसी को। यानी कि कैपेसिटर को सिर्फ कहां पे यूज कर सकते हो, एसी में। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और 50 हर्ट्ज का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग इसको करते हो, ठीक है कि नहीं। तो कैसे डीसी को ब्लॉक कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए क्लास, फ्रीक्वेंसी और एक्सी के बीच में, ठीक है, कैसे ये चीज आपकी चलती है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको, क्योंकि कैसा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो क्लास यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि कैपेसिटर स्टॉप डायरेक्ट करंट क्यों करता है, मैंने आपको बता दिया है। आपका जो एक्सी है वो कैसा हो जाता है, आपका इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा कुछ होता नहीं, ये चीजें स्मूथली चलती है, ठीक है कि नहीं। नाउ अभी आपका क्या है, प्योरली इंडक्टर। इंडक्टर के केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज आपको पता है, अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू द E नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल सेट, ठीक है। यहाँ पे होता है L di/dt पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं। ये जो ईएमएफ है ना और ये जो ईएमएफ है सेम होता है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस केस में क्या होता है, ये दोनों ईएमएफ क्या होते हैं बच्चों, आपके सेम, ठीक है। तब कैसे करना है, ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। मतलब आप लोग कह सकते हो जो आपका E है ना वो इक्वल है आपका L di/dt के। क्लियर। अब आप लोग क्या कह सकते हो, E की वैल्यू कितनी है आपकी, E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, और आगे क्या है L di/dt। आप करंट की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग क्या कह सकते हो, di इज इक्वल टू द E नॉट अपॉन में L मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा dt। अगर डिफरेंशियल फॉर्म है तो इसको इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेट कर दिया E नॉट अपॉन L और साथ में क्या आ गया आपका साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई में बच्चों क्या आ गया आपका dt, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है, करंट बन जाएगा, ठीक है। ओके, आप लोगों ने क्या किया, E नॉट अपॉन L को ले लिया बाहर। अब इंटीग्रेशन किसका हो गया आपका साइन ओमेगा टी इंटू में dt। क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो E नॉट अपॉन में L, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का क्या होता है ओमेगा, ठीक है। ये आप ले लो बाहर, ओमेगा एल आ गया बाहर, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, जो आपकी करंट की वैल्यू है वो क्या है आपकी माइनस ऑफ E नॉट अपॉन में कितना आपका ओमेगा एल और इंटू में कितना आपका कोस ओमेगा टी। क्लियर है कि नहीं। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लोग माइनस को कंज्यूम करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका E नॉट अपॉन में ओमेगा एल तो I इज इक्वल टू द I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो करंट है वो -π/2, मतलब करंट लैग कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, लैग कर रहा है, कितने एंगल के साथ, π/2 के साथ। तो कौन लीड करेगा, ईएमएफ लीड करेगा, ठीक है। क्या लीड करेगा आपका, ईएमएफ लीड करेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है आपका एक्सएल, यानी कि एक्स L इज इक्वल टू द ओमेगा L। इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां से आप लोग एक चीज और निकाल सकते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में ओमेगा की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2πf और साथ में क्या है L, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करता है आपका, लैग करता है। लैग करता है मतलब कैसे बनेगा डायग्राम, आप सभी को पता है, आपका ईएमएफ लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है मतलब आप क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या है ईएमएफ और ये क्या है बच्चों आपका करंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका ईएमएफ और ये क्या आपका करंट, तो कितने का एंगल से लीड कर रहा है, π/2 और ये कितना आपका ओमेगा टी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि
जब आप लोग रेजिस्टेंस लगाते हो किसी भी एसी सर्किट में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। जब आप लोग कैपेसिटर लगाते हो तो करंट π/2 से लीड कर जाता है, ठीक है। और जब आप लोग इंडक्टर लगाते हो ना तो उस केस में करंट लैग कर जाता है π/2 से, मतलब ईएमएफ आगे रहता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। इंपीडेंस क्या होता है और फेज फैक्टर क्या होता है। इंपीडेंस या फिर जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। इंपीडेंस का मतलब जो अल्टरनेटिंग सर्किट में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है, वो टोटल कितनी अपोजिशन कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंपीडेंस, ठीक है कि नहीं। इंपीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला वही है, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसलिए V/I होगा, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी ओम ही रहेगी, क्योंकि ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है, क्लियर है कि नहीं। और ये जो एंगल है ना इसको बोलते हैं आप लोग फेज फैक्टर, ठीक है, फेज एंगल जिसको बोलते हो, क्लियर। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास पढ़ ली है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में, इस चैप्टर में जो आर्टिकल आता है बच्चों वो आता है आपका LCR सर्किट, जो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस। तो क्लास अभी हम डिस्कस करेंगे आपका LCR सर्किट, यानी कि अभी अभी हम लोगों ने देखा इंडिविजुअली आर अगर आपका काम करता है, जैसे आपका AC सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। लेकिन क्या हो जब आपके तीनों सर्किट्स को हम कंबाइन कर दे, यानी कि LCR सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग लगा दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका LCR सर्किट बन जाएगा। उसके लिए हम इंपीडेंस यानी कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, फाई एंगल को कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे कि उसका यूज हम लोग कहां करते हैं, वापरते कहां पे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास जब इस डेरिवेशन को हम लोग करते हैं तो यहां से कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पूरे सर्किट में हमने सबसे पहले किया है आपका रेजिस्टेंस को कनेक्ट, क्लियर है। फिर मान लो मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। फिर मान लो मैंने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, आपका इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप लोग कनेक्ट करते हो इन सबको आप लोग एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दो, क्लियर है। ये आपका एसी सोर्स हो गया। अब आप सभी को पता है एसी सोर्स में ईएमएफ कितना होता है, E = द E0 sin ओमेगा टी। ये बात क्लियर होगी, ओके। यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस है, ये क्या है आपका, ये कैपेसिटर है, और क्लास ये क्या है आपका इंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, रजिस्टर के केस में आपका करंट भी और आपका वोल्टेज भी, यानी कि वोल्टेज इज रेजिस्टेंस, दोनों सेम फेज में थे, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं था। कैपेसिटर के केस में करंट आपका लीड कर रहा था कैपेसिटर वोल्टेज से, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, VC से कौन लीड कर रहा था, करंट लीड कर रहा था। और इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रहा था किससे, VL से, यानी कि वो पोटेंशियल इन इंडक्टर, ठीक है। तो इन तीनों फेज एंगल को अगर मैं कलेक्टिवली कंबाइन करके और एक अगर डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पूरा डायग्राम लिया, ठीक है कि नहीं। यहां तक यहाँ पे मैंने मेन स्टैंडर्ड I को, करंट को ले लिया, यहाँ पे आपको क्या है आपका करंट दिख रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट केस को अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट केस में आपको क्या दिखेगा कि जो दोनों चीजें आपकी वोल्टेज भी और करंट भी इंडिविजुअली लाई करती है इन द सेम फेज एंगल। सेम फेज एंगल में अगर आपकी लाई करती है, इसका मतलब क्या है कि आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे मैं जो आपका रेजिस्टेंस है, इस केस में जो आपका रेजिस्टेंस है यानी कि, और जो आपकी पोटेंशियल VR लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ अभी क्या डिस्कस करना, सेकंड केस में देखो, जब आप कैपेसिटर इंडिविजुअली उसमें अप्लाई करते हो तो कैपेसिटर के केस में आपकी जो पोटेंशियल है वो लैग करती है, VC नीचे आती है, यानी कि यहाँ पे मैं इस वाले डायग्राम में क्या लिख सकता हूं, VC लिख सकता हूं। ऐसे आपका VL ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट वाला जो ये ग्राफ है किसको रिप्रेजेंट करेगा, VL को रिप्रेजेंट करेगा। अब मेरे को क्या करना है, इनका एक कंबाइन निकालना। कंबाइन का मतलब यू कैन से कि आप लोग कह सकते हो रिजल्टेंट निकालना है। तो मैंने कंसीडर कर लिया इन सब का रिजल्टेंट है आपका E0, जो मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो आपकी इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कंसीडर कर रहा है, फाई एंगल कंसीडर कर रहा है। अब आप इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इसको जस्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहां से इसको एज ए पैरेललोग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है। एक बेसिक चीज आप लोग समझो, अगर मैंने ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और नीचे अगर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो नेट फोर्स इस रोप पे कितना लगा, 10 - 4 6 लगा ना। ऐसे ही ऊपर कितना फोर्स लग रहा है आपका, VL लग रहा है, और नीचे कितना पोटेंशियल VC है, तो टोटल कितना निकलेगा, VL - VC। आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो यानी कि ये वाला अगर साइड में निकालना चाहता हूं तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका, VL - VC। बिल्कुल सिंपल बात है। और अगर ये देखोगे तो ये वाली साइड भी क्या बन जाएगी, VL - VC। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे ये VR है, ठीक है।
तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालना चाहूं तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक आपकी ट्रायंगल है, कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ये वाली साइड इसने वी आर मेंशन की है, ये क्या की है आप लोगों ने वी एल माइनस वी सी मेंशन किया है, और ये आपको कैलकुलेट करना है ई नोट, जहां पे इसने एंगल कितना बनाया हुआ है बच्चों, 5 बनाया हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं वी आर की, अगर मेरे को वैल्यू बतानी है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आप यहाँ पे आपका आई नोट आर, क्लियर है कि नहीं, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो क्या हो जाएगा आई नोट आर हो जाएगा। अगर आप लोग वी एल यानी कि इंडक्टर की अगर निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका आई नोट अपॉन में इंटू में कितना हो जाएगा एक्सएल, और ऐसे ही आप वीसी का निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा आपका आई नोट इंटू में एक्ससी। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, कब, जब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। अगर आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हो तो डेफिनेटली आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकल के आएगा, यानी कि ई नोट का स्क्वायर बराबर आप लोग क्या कहते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और प्लस में आप लोग क्या कहते हो, आप लोग कहते हो वी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर रूट को उधर लेके जाओगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ई नोट इज इक्वल टू द अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट में क्या बना आपका वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और प्लस में ये क्या बन गया आपका वी आर का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब आगे देखो क्या करना है, सभी वैल्यूज को मैं अगर इंडिविजुअली पुट करता हूं तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है, मेरे को मिलता है आई नोट आर और माइनस में क्या हो जाएगा आपका जस्ट नहीं आई नोट एक्सएल, यहाँ पे ना आप किसकी पुट करोगे वीएल की, तो क्या पुट करोगे आई नोट एक्सएल माइनस में आप लोग क्या कहोगे आई नोट एक्स सी का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा आई नोट स्क्वायर और आर स्क्वायर। अगर यहाँ से अपन कुछ कॉमन लेना चाहे, दोनों में से आई नोट स्क्वायर आप लोग कॉमन ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा एक्सएल माइनस में एक्स सी और प्लस में इसका होल स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अभी करना क्या है, आई नोट स्क्वायर को अगर रूट से बाहर लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ओनली आपका आई नोट, यानी कि क्या बना एक्सएल माइनस में एक्स सी, क्लियर। इसका क्या बना आपका होल स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर बन गया ये आर स्क्वायर, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या आया, हमारे पास इक्वेशन आया ई नोट इज इक्वल टू द आई नोट अंडर रूट में अपने पास क्या आया, अपने पास आया एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या बन गया आपका आर स्क्वायर। ई नोट अपॉन आई नोट आप ले आओ नीचे, ई नोट अपॉन आई नोट ये होता है आपका रेजिस्टेंस, क्लियर है कि नहीं। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ये क्या बन गया आपका एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या बन गया क्लास आपका, ये बन गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ये बन गया रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है ना, इसको क्लास हम बोलते हैं इंपीडेंस। एलसीआर सर्किट के केस में हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इंपीडेंस, ठीक है। तो ये आपको एक चीज क्लियर करनी है, ये क्या बन गया आपका इंपीडेंस बन गया, ठीक है। तो ये जेड की वैल्यू आई कितनी एग्जैक्टली आपके सामने है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो ये आपका एक्सएल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस में कितना बन जाएगा आपका आर स्क्वायर, दैट्स इट, क्लियर। तो ये है आपका इंपीडेंस, यानी कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द एलसीआर सर्किट। हम किसकी बात कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं। तो एलसीआर सर्किट जितना टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंपीडेंस ही बोलते हो। और जेड से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डायग्राम की हेल्प लोगे तो यहां से हम लोग इस फाई को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि फाई देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, आप tan फाई निकाल सकते हो। यानी कि डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे tan फाई, ठीक है। tan फाई का फॉर्मूला क्या है आपका, देखो आप लोग अगर देखोगे तो ये बन रहा है VL माइनस VC का होल स्क्वायर, या फिर VL माइनस VC अपॉन में कितना हो जाएगा आपका VR। दोनों में से आप लोग पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका आई नोट एक्सएल माइनस में कितना बन गया आई नोट एक्स सी और अपॉन में कितना बन गया आपका, ये बन गया आई नोट आर, क्लियर है। ऊपर से बच्चों आप लोग आई नोट कॉमन ले लो, अगर आई नोट कॉमन लोगे तो क्या बनेगा एक्सएल माइनस में एक्स सी अपॉन में कितना बन गया आपका आई नोट इंटू में आर बन गया। आई नोट से आई नोट आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट आप लोग क्या कह सकते हो, आपका जो tan फाई बना ना वो कितना बना, वो बना आपका एक्सएल माइनस में एक्स सी अपॉन में आर, क्लियर है। ये बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है। एलसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इसके डेरिवेशन को समझे, डायग्राम को समझे, और उम्मीद करता हूं ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ना बच्चों, उसी को यूज करके
मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए एलसीआर सर्किट है, अगर आपका कैपेसिटेंस ज्यादा है किससे, इंडक्टर से, ठीक है, तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो वही करंट लीड करेगा किससे, वोल्टेज से, और अगर आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज लीड करेगा करंट से। वही इंडिविजुअल इफेक्ट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे, अभी इससे 5-10 मिनट पहले पढ़े थे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट लीड करेगा, फाई पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे प्रोडोमिनेंसी किसकी रहेगी, कैपेसिटेंस की रहेगी, ठीक है। यहाँ पे किसकी रहेगी, इंडक्टेंस की रहेगी, फाई नेगेटिव रहेगा, और ये क्या करेगा, लैग करेगा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द फाई, यानी कि फेज एंगल, यू कैन आल्सो फाइंड आउट कि किस आपके एलिमेंट की आप एक तरीके से कह सकते हो डोमिनेंसी रहती है सर्किट में। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो मेन जो बात है बच्चों वो ये है, ध्यान से समझना, आपके सामने ये है आपका एलसीआर सर्किट, ठीक है। ये आपने क्लियर किया, केस 1 में कैपेसिटेंस डोमिनेंट है, किससे, इंडक्टेंस से, तो फाई इज नॉट इक्वल टू द जीरो, कैपेसिटेंस की डोमिनेंसी रहेगी, करंट लीड करेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, अगर आपका एक्सएल ज्यादा है तो फाई नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इंडक्टिव लीड करे, यहाँ पे करंट कौन करेगा, लैग करेगा, ठीक है। अगर दोनों ही इक्वल है, यानी कि एक्ससी इज इक्वल टू द एक्सएल, तो क्लास उसको बोलते हो रेजोनेंस कंडीशन। यस क्लास, क्या बोलते हो, रेजोनेंस कंडीशन। यानी कि अगर आपके एलसीआर सर्किट में अगर आपसे पूछा जाता है रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट की जहां पे आपका जो करंट है ना वो मैक्सिमम फ्लो करता है। क्लास, यस क्लास, क्या करता है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट को फ्लो करने के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, और मिनिमम रेजिस्टेंस अगर आप लोग फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो ये आपका रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया था, एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये जीरो होगा तो मिनिमम होगा ही नहीं। अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि एक्सएल माइनस एक्ससी कितना हो जाता है, जीरो, यानी कि एक्सएल किसके इक्वल हो जाता है, एक्ससी के, तो बच्चों ये होती है आपकी रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। और यहीं से आप लोग निकालते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दोनों वैल्यूज को पुट करके, ठीक है, जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको इन शॉर्ट यही बताना चाहता हूं, रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू फैक्टर, शार्पनेस हम लोग आगे समझेंगे, पावर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एलसीआर, जो मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको समझाया, कैसे इसका डेरिवेशन करना है आपको आना चाहिए। नाउ अभी आप लोग देखो रेजोनेंस इन एलसीआर, जैसे मैंने बताया मैक्सिमम कंडीशन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपका करंट कैसा होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा, कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम। क्लियर है, उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते, देखो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा एक्सएल इज इक्वल टू द एक्ससी होना चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ा। एक्सएल क्या होता है आपका, ओमेगा एल, एक्ससी होता है 1 ओमेगा सी, ओमेगा को इधर ले जाओ, एल को इधर ले आओ, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू द 1/LC, ठीक है। स्क्वायर को हटा दो, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू द 1/√LC, ठीक है कि नहीं है। क्लियर, ये वाला बच्चा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πf, फ्रीक्वेंसी के केस में आप लोगों ने पढ़ा ना, ये हो गया आपका 1/√LC। सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप लोग फ्रीक्वेंसी को रख लो, अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी को रखना चाहते हो क्या बन गया, 1/2π√L/C, सॉरी √1/LC। क्लियर है कि नहीं, ये बन गया बच्चों आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यस क्लास, क्या बन गई है ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपसे पूछा जाए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो या फिर इसके लिए डेरिवेशन करो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। यस क्लास, ये क्या है आपकी रेजोनेंस की कंडीशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंगल की बात करें तो आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था tan phi इज इक्वल टू द एक्सएल माइनस में एक्ससी अपॉन में क्या था आपका आर था, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ऊपर न्यूमिनेटर वाली डिजिट कितनी होगी, जीरो, यानी कि और आंसर कितना आएगा, जीरो, यानी कि एंगल भी कितना जाएगा, tan phi मतलब phi कितना हो गया, 0 डिग्री। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, दोनों में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर है, आई होप कि ये सारी चीजें, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। एलसीआर सर्किट जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, उसका रेजोनेंस। क्लियर है,
उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ये मैंने बताया, अगर आपका XC ज्यादा है तो ग्राफ इधर की तरफ मूव करेगा, अगर आपका XL ज्यादा है तो ग्राफ इधर की तरफ मूव करेगा, और जहां पे दोनों चीजें बैलेंस होती हैं एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू द XC। ये सब हम लोग पढ़ चुके, बेसिक है, इनमें कोई ज्यादा आपको डिफिकल्टी आएगी नहीं बच्चों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप लोग रेडियो चलाते हो ना, रेडियो चलाते हो तो रेडियो में जो ट्रांसमीटर होता है या फिर आप लोग समझो एंटीना होता है, एंटीने का काम क्या, सिग्नल्स को ट्रैप करना, ठीक है। अब सिग्नल्स बच्चों आप लोगों के पास, आपको पता है हमारे पास हजारों लाखों सिग्नल्स आज हमारे आसपास है, हमारी सराउंडिंग में, लेकिन रेडियो में क्या होता है, रेडियो में एक नॉब होता है, देखा होगा आप लोगों ने, जिससे हम लोग चैनल चेंज करते हैं, यानी कि आप लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, ठीक है। असल में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वो LCR सर्किट होता है, यानी कि LCR सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर ये सारी चीजें चलती हैं। और नोब का काम क्या है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे इंडक्टर अप्लाई किया, जो हम लोगों ने कैपेसिटर अप्लाई किया, उन सब का यूज करके उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना, मतलब जैसे ही आपका करंट मैक्सिमम होएगा, यानी कि XL इज इक्वल टू द XC होएगा, आपका जो सर्किट है वो रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस में जाते ही आपका फ्रीक्वेंसी मैच होगा, और फ्रीक्वेंसी मैच होते ही जो सिग्नल्स आप लोग उसको एग्जैक्टली ट्यून करने के लिए कहते हैं, वो क्या हो जाता है, ट्यून हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि एवरीथिंग इन द केस ऑफ द रेडियो is based on the resonance condition of the LCR circuit, ठीक है। यही मैंने आपको लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये आपका नोब है, ठीक है कि नहीं, अब आपको दिखेगा इधर ये वाला फ्रीक्वेंसी है, इधर ये वाला फ्रीक्वेंसी है, हम L और C की वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है वही एग्जैक्टली टेलीकास्ट हमें हियर करना स्टार्ट कर देता है, जो वहां से टेलीकास्ट होता है, जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो वहां से चल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो कैसे काम करता है रेडियो ट्यूनिंग, ये रेडियो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, और काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के हिसाब से। और एग्जामिनेशन को छोड़ो यार, आप लोग अगर प्रैक्टिकल लाइफ में समझना चाहते हो ना कि फिजिक्स इतनी इंटरेस्टिंग कैसे बनती है और आगे जाके एक अच्छा कैरियर सिक्योर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली चीजों को प्रैक्टिकली समझना जरूरी है, ठीक है। और प्रैक्टिकल इससे बेटर मेरे हिसाब से रेजोनेंस से बढ़िया एग्जांपल आपके डेली लाइफ में हो नहीं सकता, ठीक है। ये आपका कुछ बेसिक चीज है जो अभी मैंने आपको कराई, ठीक है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये एक बहुत बेसिक चीज है। शार्पनेस को हम लोग थोड़े दिन पहले क्यू फैक्टर भी कहते थे, ठीक है। अब ये क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है कि नहीं। एक ग्राफ की हेल्प लूंगा बच्चों, ठीक है। ये आप लोग एक ग्राफ ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओमेगा को लिया है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे मैंने करंट को लिया है, ठीक है। तीन मैं बेसिकली ग्राफ आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये क्या आपका सेकंड है, और बच्चों ये है आपका थर्ड, ठीक है कि नहीं। अब आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे पीक वैल्यू है करंट की, क्या है आपकी पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू मतलब आर क्या होगा आपका, लो होगा, आर मिनिमम होगा, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर है आपका मॉडरेट, रेजिस्टेंस कैसा है, मॉडरेट है, ठीक है। और यहाँ पे आर है हाई, रेजिस्टेंस कैसा है, हाई। क्लियर है कि नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये वाली वैल्यू, ये बिल्कुल शार्प वैल्यू है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है कि नहीं। अब एग्जैक्टली शार्पनेस क्या होता है, उसके लिए आपको क्या एक फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ, एक डायग्राम हम समझेंगे, ठीक है। ये कुछ वाई एक्सिस आपकी बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक फ्रीक्वेंसी हम लोग लेके चल रहे हैं ऐसे, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे और नोटिस करोगे, ठीक है, नोटिस करोगे तो आपको एक चीज मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू करंट की, ठीक है, पीक वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई नोट। और यहाँ पे क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये है आपकी ओमेगा आर, ठीक है कि नहीं। एक और वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने, ये वाली आपकी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ले आया इसको, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या थी आपकी, आई नोट अपॉन में अंडर रूट 2 था, यही तो था आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे मैंने इस फ्रीक्वेंसी को मैच किया तो यहाँ पे मेरे को मिला ओमेगा 1, यहाँ पे मैंने इसको मैच किया तो मेरे को मिला ये ओमेगा 2, क्लियर है कि नहीं। और ये जो चेंज आपको दिख रहा है ना, मैंने इसको डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, और इसको भी बच्चों मैंने किससे किया, डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है कि नहीं। अब होता क्या है, होता ये है कि जब आप लोग क्यू फैक्टर निकालते हो ना, क्या निकालते हो, क्यू फैक्टर, ठीक है। तो क्यू फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जिसके ऊपर करंट मैक्सिमम है, उसमें से हम इसको, ये जो दिख रहा है ना आपको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये वाली चीज, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जब आप इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 2 डेल्टा ओमेगा। आप लोग देख लो, इसी को बच्चों हम लोग बैंड विड्थ बोलते हैं इस क्लास, क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ, ठीक है कि नहीं। तो इस बैंड विड्थ से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ओमेगा आर और नीचे क्या कह देते हो आप लोग, यहाँ पे क्या जाता है आपका बैंड विड्थ, क्लियर है कि नहीं। ये आपका क्यू फैक्टर हो गया, तो आपको ये निकालना आना चाहिए बच्चों, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू द ओमेगा आर अपॉन में बैंड विड्थ का फॉर्मूला क्या है, 2 डेल्टा ओमेगा, क्लियर है कि नहीं है।
क्या गया 2 डेल्टा ओमेगा, ये है आपका क्यू फैक्टर, ठीक है कि नहीं। एक और फॉर्मूला इससे पहले होता था, आप सभी ने पढ़ा हो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, एल अपॉन सी वाला, अंडर रूट एल अपॉन सी और आई एल अपॉन सी, क्लियर है कि नहीं। आई होप कि यहाँ पे 1/2 पाई था आई थिंक, ठीक है कि नहीं, ये वाला था। डेरिवेशन साफ साफ ये रिड्यूस्ड सिलेबस में है आपके, है नहीं तो करना नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली चीजें चलती कैसे है। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्यू फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो यहाँ पे ओमेगा 2 निकाल रखा है, ओमेगा 1 निकाल रखा है, ठीक है कि नहीं। और इसने ये देखो बैंड विड्थ को भी एक्सप्लेन कर रखा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये क्या होता है आपका बैंड विड्थ, और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, शार्पनेस, ठीक है, क्यू फैक्टर भी बोलते हो, ठीक है। ये आपका क्यू फैक्टर के कुछ डेरिवेशन है, सॉरी ये है आपका क्यू फैक्टर का फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू द 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी, ठीक है कि नहीं। ये एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू द ओमेगा नॉट, मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, ओमेगा आर से, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर है, कंप्लीटली अप टू यू कि आप किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये क्यू फैक्टर्स की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। ये मैं आपको क्लियर करा ही चुका हूं कैसे क्यू फैक्टर आपका काम करता है, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन से पहले अब हम करेंगे आपका पावर, एक टॉपिक रहता है बच्चों आपका पावर, पावर के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन, उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं आपका ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था करीब करीब 1.25 घंटे में इसी चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर एंड डेरिवेशन फॉर इट। ऑल राइट, देखो पावर यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है, हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम लोग पावर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको पता पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, जर्नली हम लोग इसको वर्क डन अपॉन में टाइम भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर एसी सर्किट की पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझो। पावर का फॉर्मूला हम लोग देते हैं, ई है जो आपका मल्टीप्लाई जो आई है करंट है, उस दोनों की मल्टीप्लाई। ई का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आई का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में 5, क्लियर है कि नहीं है। ये दोनों चीजें हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अभी क्या करना आपको, ई नोट बाहर ले लेना है, आई नोट बाहर ले लेना है, क्या बन गया आपका साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस में 5। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लो, कोस 5 आ जाएगा, यानी कि ये बन गया आपका ई नोट आई नोट, ये 2 आ गया नीचे, जब इसको सोल्व करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा आपका कोस 5, फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो पावर इज इक्वल टू द ई नोट आई नोट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कितना बन गया आपका कोस 5, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ई नोट अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय आई नोट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू में कितना है आपका कोस 5, ठीक है। इसको आरएमएस वैल्यू है तो इसको ई आरएमएस लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, आई आरएमएस, और साथ में बच्चों क्या आपका कोस 5। तो एक इसका फॉर्मूला है पावर का, ये छोटा सा डेरिवेशन जो आपको आना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या पावर आपकी निकल के आती है, कैसे आप लोग इसको क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, ठीक है कि नहीं है। तो बहुत बेसिक चीज है क्लास, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाउ डज द इलेक्ट्रिसिटी रीच आवर होम, हमारे घर तक कैसे बिजली आती है, ठीक है। ये पावर प्लांट है जो 11 किलोवाट का, मतलब 11,000 वोल्ट है, ठीक है कि नहीं। बीच में क्या है, यहाँ से हम लोग इसकी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो ये जो डिवाइस है ना, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 4,000 किलोवाट, ठीक है, सॉरी 4 लाख किलोवाट, करंट इज लो वोल्टेज इज हाई, ठीक है, करंट लो है वोल्टेज क्या है, हाई है, ठीक है कि नहीं। फिर हम इसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये सेम डिवाइस है जो हमने यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिक्रीज करने के लिए यूज किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंक्रीज करने के लिए यूज किया, क्लियर है कि नहीं। और फाइनली हमारे घर पे कितने वोल्ट आते हैं, 220 वोल्ट। अगर पीक वैल्यू की बात करूं तो कितना आता है, 311 वोल्ट, क्लियर है कि नहीं। तो जो ये डिवाइस का यूज किया ना वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, क्लासेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप यानी कि इंक्रीज करने के लिए एंड स्टेप डाउन एसी वोल्टेज बाय यूजिंग द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किसका यूज करते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्शन का। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, आप देखो यहाँ पे एक कॉइल होती है और यहाँ पे 2 कॉइल होती है, ठीक है कि नहीं। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये क्या है, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हम लोग सोर्स से कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से देखो।
ये अंदर से होता है। ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, ये कुछ रेक्टेंगल टाइप का शेप है, इसको लैमिनेटेड आयरन कोर बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने प्राइमरी कोइल को लगाया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने सेकेंडरी कोइल को लगाया हुआ है। याद रखना, आउटपुट वाली को सेकेंडरी कोइल बोलते हैं, इनपुट वाली को, एसी सप्लाई वाली को क्या बोलते हो, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, क्लियर है कि नहीं। अब यही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर फ्लक्स, ठीक है। जो आयरन कोर फेरोमैग्नेट है, ट्रांसफर करती है फ्लक्स को, क्या करती है, ट्रांसफर करती है फ्लक्स को। N1 एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। अगर स्टेप अप का मतलब वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक है, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज डिक्रीज होगा, ठीक है। ये आपका ट्रांसफॉर्मर समझ में आ गया। अब ये पूरा गेम समझो, यहाँ पे ईएमएफ E1 है और यहाँ पे ईएमएफ कितना है, E2, यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे कितना है, I1 है, बाकी सब सेम है, ठीक है। कैसे करते हैं, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद थ्रू द ईच वाइंडिंग, लेट द फ्लक्स, आप लोगों ने कितना मान लिया 5, तो अगर आप लोग फैराडेज लॉ लगाओगे, E1 इज इक्वल टू द N1 d∅ अपॉन dt एंड E2 इज इक्वल टू द माइनस N2 d∅ अपॉन dt, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू द माइनस N1 अपॉन में N2, ठीक है कि नहीं। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि आपका EMF इंड्यूस इज सेकेंडरी कोइल इज 180 डिग्री आउट फेज ऑफ E1, E1 के अपोजिट है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, E1 के अपोजिट है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि मोड ऑफ E1 अपॉन में मोड ऑफ E2 इज इक्वल टू द N1 अपॉन में N2। बहुत बेसिक चीज है, क्लास आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, आप अज्यूम करते हो कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये होता है, वैसे हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एनर्जी का क्या क्या लॉस होता है, ठीक है। लेकिन नो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब इनपुट इज इक्वल टू द आउटपुट, दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मूला। अगर पावर लॉस होता है तो मैंने मान लिया PL पावर लॉस होता है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर है कि नहीं। तो आइडियल सिनेरियो में क्या होता है, ये 100% होती है, लेकिन रियल लाइफ में 100% नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर का लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर के केस में, ठीक है कि नहीं। अच्छा, स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब क्या है, स्टेप अप में क्या है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कम एज कंपेयर टू द N2, यानी कि अगर इसमें कम है इसमें ज्यादा है तो स्टेप अप, और अगर इसमें ज्यादा और इसमें कम है, N2 में क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे ये सेम है, स्टेप डाउन के लिए है, क्लियर। अब ये पूरा गेम समझ में आया। अब यहाँ पे समझो कि आपके लॉसेस ऑफ एनर्जी कैसे होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। पहला लॉस होता है फ्लक्स का लॉस, पूरा फ्लक्स लिंक नहीं हो पाता। दूसरा लॉस है हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तीसरा लॉस है बच्चों एडी करंट का लॉस, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। और चौथा लॉस है वाइंडिंग लॉस, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या क्या होते हैं ध्यान से देखो। वाइंडिंग लॉस का मतलब ये आपकी कोइल है और ये क्या है, आपकी कोइल है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट हीट में कन्वर्ट होती है, इसको बोलते हो आप लोग वाइंडिंग लॉस, ठीक है कि नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है आपका, हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस में देखो, कॉन्टिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कोज एनर्जी लॉस थ्रू द हिस्टैरिसीस, मतलब लगातार, क्योंकि फेरोमैग्नेट है, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक में क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे सेकंड लॉस हो गया। अच्छा, थर्ड लॉस क्या है, एडी करंट, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। ड्यू टू द अल्टरनेटिंग करंट फ्लक्स चेंजिंग द कोर कॉन्टिन्यूअसली दिस जनरेट एडी करंट एंड हैंस, यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है कि नहीं। कुछ फ्लक्स अगर आपका लीकेज हो जाता है तो भी आपका क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो 4 तरीके के एनर्जी के लॉस है। ट्रांसफॉर्मर आपको पता होना चाहिए, बड़ा आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में आ सकता है, क्लियर है। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। टोटल मैंने कोशिश किया है सारी चीजों को आपको समझा पाऊं अच्छे तरीके से, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी ही अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।